जय हिंद बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसके पिछले लेक्चर में हम सभी ने मॉडल सेट 2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 35 तक कवर किए थे और आज इस लेक्चर के माध्यम से आपको क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सही आंसर बताया जाएगा। और देखिए, इस प्लेटफॉर्म से आप जुड़ जाइए, फटाफट कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और देखिए, आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन कुछ है जो आपको दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 36 है। क्या कह रहा है कि बायोलिस्टिक गन किसके लिए उपयुक्त होता है। ये मॉडल सेट 2 का क्वेश्चन है जो कि आप इसके पिछले लेक्चर में देखे थे, क्वेश्चन नंबर 1 से 35 तक। तो ये 36 से इस लेक्चर में हम लोग देख लेते हैं। यानी बायोलिस्टिक गन किसके लिए उपयुक्त होता है। ऑप्शन आपके सामने है। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए यूज सुटेबल होता है, या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल के लिए, या कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए, या कंजुगेशन के लिए। तो फटाफट कमेंट करके बताइए अगर आप इसका आंसर जानते हैं। तो नहीं जानते हैं तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल। यानी प्लांट सेल के अंदर अगर वेक्टर को या रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करना होता है तो इसके लिए बायोलिस्टिक जीन गन मेथड का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, भारत के प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक कौन थे। आप फटाफट कमेंट करके बताइए, हु वाज द फेमस पैलियोंटोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के फेमस पैलियोंटोलॉजिस्ट कौन है? तो देखिए, ऑप्शन आपके सामने है बी साहनी, और ऑप्शन बी है बीपी लाल, ऑप्शन सी है पी महेश्वरी, और ऑप्शन डी है एसआर कश्यप। तो देखिए, इनमें अगर फेमस पैलेंटोलॉजिस्ट की बात करेंगे इंडिया का तो ये है बी साहनी, यानी बीरबल साहनी, ये फेमस पैलेंटोलॉजिस्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कवक कोशिका से डीएनए विलगन करने में कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है। यानी आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम ए फंगल सेल, यानी फंजाई या फंगल सेल से डीएनए को आइसोलेट करना है तो उसके लिए यानी कौन से एंजाइम का यूज किया जाता है। आपके सामने ऑप्शन ये दे रहा है इको R1 का, ऑप्शन बी दे रहा है काइटिनेज का, ऑप्शन सी दे रहा है हिंड सेकंड का, और ऑप्शन डी दे रहा है लाइसोजाइम का। तो ऐसे देखिए, फटाफट कमेंट कीजिए आपको पता है तो। वैसे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी काइटिनेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं। अगर फंगल सेल से पूछ रहा है तो, अगर यहीं पे बैक्टीरियल सेल की बात करता है तो लाइसोजाइम बता देते। और बाकी ये दोनों तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है जो डीएनए को काटने में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन फंगल सेल से डीएनए को अगर आइसोलेट करना है तो इसके लिए हम काइटिनेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्नांकित में से कौन प्रतिबंधन एंजाइम है। देखिए, फटाफट कमेंट कीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। यानी इसमें से कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है। ऑप्शन ए है आरएनएज, ऑप्शन बी है प्रोटीएजेज, ऑप्शन सी है डीएनएज फर्स्ट, और ऑप्शन डी है हिंड सेकंड। तो फटाफट कमेंट कीजिए, इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बताना है कि कौन सा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है। तो वैसे देखिए, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी, हिंड सेकंड। बाकी ये सब तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है हिंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर है, एक जीन जिसकी अभिव्यक्ति रूपांतरित कोशिका की पहचान करने में मदद करता है, वह क्या है। यानी ये जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म्ड सेल इज। कौन सा है जीन जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल को पहचानने में क्या करता है? हेल्प करता है। ऑप्शन ए है सेलेक्टेबल मार्कर, ऑप्शन बी है प्लाज्मिड, ऑप्शन सी है वेक्टर, और ऑप्शन डी है स्ट्रक्चरल जीन। तो देखिए, आप सब पढ़े होंगे ये वेक्टर के बारे में। आर्टिफिशियल वेक्टर होता है, एक नेचुरल भी होता है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे देखिए, या इसका ऑप्शन क्या होगा? ए सही होगा, सेलेक्टेबल मार्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नांकित में से विकासशील भ्रूण में एमनियोसेंटेसिस द्वारा किसका पता नहीं लगाया जा सकता है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी डिटेक्टेड इन ए डेवलपिंग फीटस बाय एमनियोसेंटेसिस। यानी एमनियोसेंटेसिस जो जांच होता है, इसमें हम लोग जो विकासशील भ्रूण है, डेवलपिंग फीटस है, उसके
लिए किसका पता नहीं लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए है डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन बी है जॉन्डिस और ऑप्शन सी है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और ऑप्शन डी है सेक्स ऑफ फीटस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा जॉन्डिस, क्योंकि ये इन्फेक्शियस डिजीज है, ये माइक्रोब्स के इन्फेक्शन से होता है, इसलिए यानी कि एमनियोसेंटेसिस में इसकी पता नहीं लगाया जा सकता। बाकी ये सब क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसकी हम पता आसानी से लगा सकते हैं। और फीटस का मेल है कि फीमेल है इसका भी तो पता हम लोग एमनियोसेंटेसिस से ही लगा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? क्वेश्चन 42 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11 जुलाई को मनाया जाता है, यानी जुलाई 11 इज ऑब्जर्व्ड एज, किस रूप में 11 जुलाई को मनाया जाता है? तो देखिए ऑप्शन ए है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे और नो टोबैको डे। तो फटाफट कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 11 जुलाई को ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। एमटीपी गर्भ अवस्था के कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है? यानी कि जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है इज कंसाइडर्ड सेफ अप टू हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी के कितने सप्ताह तक ये सेफ माना जाता है कि इसमें किसी न बच्चे और माता को किसी तरह का कोई नुकसान न हो? यानी बच्चे को तो नुकसान होगा ही, लेकिन माता को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए जो एमटीपी होता है वो कितने वीक के लिए क्या होता है? सेफ होता है। तो देखिए इसका ऑप्शन ए है, फर्स्ट ऑप्शन ए है 6 वीक्स के लिए, ऑप्शन बी है 8 वीक्स और ऑप्शन सी है 12 वीक्स और ऑप्शन डी है 18 वीक्स। तो क्या इसका सही आंसर होगा? तो वैसे ये 3 महीने के लिए क्या होता है? सेफ होता है। अगर 3 महीना से ज़्यादा का है तो वो मदर के लिए सेफ नहीं होता है एमटीपी, इसलिए इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 12 वीक्स। ये क्वेश्चन नंबर 44 है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? यानी 1 जीन 1 एंजाइम थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? ऑप्शन ए है बीडल एंड टैटम, ऑप्शन बी है मेसल्सन एंड एस्टॉल और ऑप्शन सी है बाल्टीमोर एंड टेमिन और ऑप्शन डी है एवेरी एंड मैककार्थी। तो फटाफट कमेंट कीजिए 1 जीन 1 एंजाइम थ्योरी किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? तो वैसे आप याद रखिएगा इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, बीडल एंड टैटम के द्वारा। यानी इस सिद्धांत को दिया गया था जिसको 1 जीन 1 एंजाइम थ्योरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जंक डीएनए क्या है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है, हम आपको क्लियर करा देते हैं। आप याद रखिएगा व्हाट इज जंक डीएनए, यानी इसमें से किसको जंक डीएनए के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है स्प्लिट जीन को, ऑप्शन बी है इंट्रॉन को, ऑप्शन सी है एक्सॉन को और ऑप्शन डी है प्रोमोटर को। तो वैसे याद रखिएगा जंक डीएनए उस डीएनए को कहते हैं जो अपना काम नहीं करता है, यानी कि इसमें ऑप्शन में क्या होगा? इंटेरॉन, यानी ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। वैसे एक्सॉन जो होता है ये डीएनए का हिस्सा है जो मैसेंजर आरएनए को बनाता है, ये कोडिंग सीक्वेंस इसके पास होता है, और इसमें इंट्रॉन वाला जो डीएनए का हिस्सा होता है उसमें नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है, इसलिए इसको हम लोग जंक डीएनए के भी नाम से जानते हैं। इस तरह राइट आंसर क्या होगा? इंट्रॉन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहे हैं? आनुवांशिक कूट होता है, यानी जेनेटिक कोड कैसा होता है उसका कुछ लक्षण आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रहा है ये कोमालेस होता है, ऑप्शन बी दे रहा है यूनिवर्सल होता है, ऑप्शन सी दे रहा है बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी ओवरलैपिंग। देखिए ये ओवरलैपिंग नहीं करता है, इस प्रकार ये उसमें कोमा का प्रयोग भी नहीं करते हैं, इसलिए कोमालेस होता है और यूनिवर्सल होता है। सभी जीवों के लिए एक फिक्स है, जेनेटिक कोड की संख्या जो टोटल होता है 64 वो सभी के लिए होता है, ये यूनिवर्सल भी होता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, बोथ ए एंड बी। तो इसलिए याद रखेंगे ऑप्शन सी, ये जेनेटिक कोड का क्या है? विशेषताएं होती है। और ये क्वेश्चन नंबर 47 क्या कर रहा है? टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम निम्नलिखित में से किस टेक्निक का प्रयोग करता है? तो देखिए फटाफट कमेंट करके बताइए टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम से एम्प्लॉयज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स, किस टेक्निक का ये प्रयोग करता है या टेस्ट ट्यूब बेबी में? तो आप देखिए फटाफट क्वेश्चन का ऑप्शन ए है IUI, इसके अलावा ऑप्शन बी है GIFT, ऑप्शन सी है ICSI और ऑप्शन डी है ZIFT।
वैसे इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट करके बताइए कि टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए किस टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। तो वैसे ऑप्शन डी होगा, जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर इसका पूरा नाम होता है, और इसका होता है गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो गैमिट को तो ट्रांसफर नहीं करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि डोनर मेल से स्पर्म सेल को लेकर और डोनर फीमेल के यानी कि ओवम को लेकर ट्यूब के अंदर ट्यूब के अंदर क्या किया जाता है, फर्टिलाइजेशन कराकर जाइगोट बनाया जाता है, और जाइगोट को क्या किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसलिए इसमें हम किस टेक्निक का प्रयोग करते हैं, जिफ्ट का प्रयोग करते हैं, यानी जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। याद रखेंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या करा, न्यूक्लिक अम्ल बहुलक है, यानी न्यूक्लिक एसिड इज पॉलीमर ऑफ, किसका पॉलीमर है, कार्बोहाइड्रेट का है, आरएनए का है, प्रोटीन का है कि न्यूक्लियोटाइड का है। तो आपको पता है कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर ही क्या करता है, डीएनए या आरएनए का निर्माण करता है, यानी न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करता है। इस प्रकार ये किसका पॉलीमर होगा, न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लियोटाइड का होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, यानी ऑन विच डेट इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड। बताइए इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 1 सितंबर, ऑप्शन बी है 7 जुलाई, और ऑप्शन सी है 9 अगस्त, और ऑप्शन डी है 22 मई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखेंगे ऑप्शन डी, 22 मई को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की प्रजाति लुप्त प्राय सूची में है। फटाफट कमेंट करके बताइए, इंडेंजर्ड लिस्ट में कौन से प्लांट का स्पीसीज आ गया है। ऑप्शन आपके सामने है डिलोनिक्स, ऑप्शन सी है सिरेटोफाइलम, ऑप्शन सी है नेपेंथिस खासियाना जिसको पिचर प्लांट भी बोलते हैं, और ये ऑप्शन डी है यूकैलिप्टस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा नेपेंथिस खासियाना, यानी पिचर प्लांट जो है ये एक एंडेमिक प्लांट भी है, और ये इंडेंजर्ड लिस्ट में आ गया है क्योंकि इसकी प्रजाति अब संकटग्रस्त है, लुप्त प्राय सूची में आ गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है। देखिए आप इस क्वेश्चन को आप मॉडल सेट 1 में भी देखे थे। क्या कह रहा है कि विच इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, यानी एक्वेटिक एनिमल यानी जलीय पशु का नाम बताना है जो नेशनल एनिमल के रूप में उसको घोषित किया गया है। ऑप्शन ए है सी हॉर्स, ऑप्शन बी है रिवर डॉल्फिन, ऑप्शन सी है ब्लू व्हेल, और ऑप्शन डी है गैंगटिक शार्क। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी रिवर डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित या निम्नांकित में से कौन सा समापन कूट है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना आपके लिए, बेहतरीन। अभी हम आपको बता देते हैं, ऐसा क्वेश्चन आए तो आप आसानी से बता सकते हैं। इन द फॉलोइंग विच वन इज टर्मिनेशन कोडोन। अगर टर्मिनेशन कोडोन की बात करें तो टोटल जो जेनेटिक कोड होता है उसमें से संख्या की बात करेंगे तो 64 जो होता है जेनेटिक कोड होता है। ये हो गया जेनेटिक कोड, इसकी संख्या टोटल कितना होता है 64। इसमें से जो 3 कोड होता है उसको हम लोग टर्मिनेशन कोडोन के नाम से जानते हैं। वो जो 3 होता है वो कौन कौन होता है आप ये देख लीजिए। उसको याद करने के लिए आप याद क्या कर सकते हैं, ये 3 नाइट्रोजिनस बेस के समूह में रहता है कोडोन। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 जगह यू लिख देते हैं, उसके बाद आग लगा देते हैं, जैसे AA हो गया और यहाँ पे हो गया G, आग लग गया। और फिर आग लगाने के बाद से आप क्या करेंगे, यानी कि AA को दोनों साइड कर देंगे और G को बीच में लिख देंगे। इस प्रकार हमारे स्क्रीन पर देखिए ये दिख रहा है कि ये 3 अलग अलग क्या हो गया, जेनेटिक कोड बन गया। और यही कोड है, इसको हम लोग टर्मिनेशन कोडोन के नाम से जानते हैं। टोटल 64 जेनेटिक कोडोन में से कितना कोडोन है जिसको टर्मिनेशन कोडोन बोलते हैं, तो ये 3 है। अब इस ऑप्शन में देखिए तो ढूंढिए फटाफट कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि इसमें सही होगा। तो देखिए इसमें तो यू से सब शुरू हुआ है, तो यू से शुरू हो रहा है ऑप्शन। देखिए इसमें कौन सा सही लग रहा है, ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, UAG। ये क्या है, टर्मिनेशन कोडोन है। लेकिन अगर यही स्टार्ट कोडोन पूछता, क्या पूछता, स्टार्ट कोडोन, तो इसके लिए क्या आंसर हो जाता है, स्टार्ट कोडोन जो होता है AUG को बोलते हैं, यानी AUG क्या है, स्टार्ट कोडोन है। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, टर्मिनेशन कोडोन पूछ रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन
ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि प्राकृतिक आवास में जीवों का संरक्षण कहलाता है। अगर जो जीव जहाँ पर है जन्म लिया है तो उसके लिए उसका क्या होगा, वो नेचुरल हैबिटेट होता है। अगर किसी भी जीव का कंजर्वेशन हम लोग क्या करते हैं, उसके नेचुरल हैबिटेट में ही कर देते हैं, तो ऐसे कंजर्वेशन को क्या कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं, या बी नंबर में जूलॉजिकल गार्डन कहते हैं, या एक्स सिटू कंजर्वेशन कहते हैं, या बोथ ए एंड सी होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इन सिटू कंजर्वेशन। अगर उसके नेचुरल हैबिटेट में कंजर्वेशन कर रहे हैं तो इन सिटू, अगर उसको नेचुरल हैबिटेट से हटाकर किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर ले जाकर कंजर्वेशन करते तो उसको हम एक्स सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर क्या होगा, ए इन सिटू कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 54 में कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज किसने की। तो देखिए पैसिव इम्यूनिटी की बात करते हैं। तो पैसिव इम्यूनिटी वाज डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था। ऑप्शन ए है लुइस पास्चर, ऑप्शन डी है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी है रॉबर्ट कोच और ऑप्शन डी है एमिल वॉन वेहरिंग। तो देखिए आप इस नाम को याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है एमिल वॉन वेहरिंग। ये क्या है, पैसिव इम्यूनिटी के बारे में बताए थे। अगला क्वेश्चन दे रहा है प्लाज्मा सेल्स प्राप्त होता है। प्लाज्मा सेल किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है मेमोरी बी सेल से, हेल्पर टी सेल से, मेमोरी टी सेल से, या साइटोटॉक्सिक टी सेल से। तो ऐसा क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, प्लाज्मा सेल आर डिराइव्ड फ्रॉम, इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए मेमोरी बी सेल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है, चिकन पॉक्स किसके कारण होता है। फटाफट कमेंट करके बताइए। तो चिकन पॉक्स जो होता है एक वायरस से होने वाला बीमारी है। इसको हम लोग छोटी माता या बड़ी माता के नाम से जानते हैं। वैसे देखिए क्या कह रहा है कि ये ए ऑप्शन में क्या कर रहा है बैक्टीरियोफेज T2, ऑप्शन बी कह रहा है कि एडिनो वायरस के चलते होता है, ऑप्शन सी कह रहा है SV40 वायरस के चलते होता है, या ऑप्शन डी कह रहा है कि वैरिसेला जोस्टर वायरस के चलते होता है। फटाफट कमेंट करके बताइए। चिकन पॉक्स जो होता है वैसे ये वायरल डिजीज है, वायरस के चलते होता है, लेकिन कौन से वायरस के चलते होता है। सब तो ऑप्शन में वायरस का ही नाम दिया गया है, तो वैसे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वैरिसेला जोस्टर वायरस। याद रखेंगे। अब ये सोच रहे होंगे कि इसका अधिकांश आंसर इसमें डी ही हो रहा है, तो आप भी एग्जाम में डी पर टिक आउट मत कराइएगा। आप सही ढंग से आंसर पता कीजिएगा क्या होगा, उसके बाद आप अपने ओमार सीट में भरिएगा। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और सही आंसर के बदले कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसी को कलर कर देते हैं। ये आप गलती करेंगे, इसके चलते बड़ी मुश्किल खड़ा हो जाएगा रिजल्ट में। इसलिए आप सोच समझ कर पढ़ाई कीजिए, कंटिन्यू इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए कि ताकि आपको सही जानकारी मिल सके और आप उसके लिए एग्ज़ाम में अच्छा स्कोरिंग कर सके। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि 57 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त आणविक कैंची कौन सी है, यानी मॉलिक्यूलर सीजर्स यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग जो टेक्नोलॉजी है उसमें हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर्स के रूप में जिसका प्रयोग करते हैं वो कौन सा है, यानी कि एक वो एंजाइम है, उसका नाम आप फटाफट कमेंट करके बताइए कौन सा एंजाइम होगा। ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन ए है एमाइलेज, ऑप्शन बी है लाइगेज और ऑप्शन सी है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज और ऑप्शन डी है हाइड्रोलेजेज। तो फटाफट कमेंट कीजिए कि मॉलिक्यूलर सीजर्स के रूप में जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक में हम लोग किस का प्रयोग करते हैं। तो वैसे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक मानव निर्मित एलोपॉलीपोलाइड अनाज की फसल है। तो फटाफट कमेंट करके बताइए ये मैन मेड एलोपॉलीपोलाइड सीरियल्स क्रॉप इज कौन सा है जो मानव निर्मित है। ऑप्शन ए है यानी जी मेज, ऑप्शन डी है ट्राइटिकल और ऑप्शन सी है हॉर्डियम वल्गेरी और ऑप्शन डी है रेफेनो ब्रासिका। तो अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो फटाफट कमेंट कीजिए, नहीं पता है तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ट्राइटिकल। यानी ये व्हीट प्लांट की बात कर रहे हैं, उसका नाम है। ये मानव निर्मित क्या है एलोपॉलीपोलाइडी क्रॉप्स का, यानी कि ये क्रॉप्स है सीरियल क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 59 में कि लिलियेसी कुल के कॉल्चिकम
ऑटमनेल से प्राप्त एल्केलॉइड क्या प्रेरित करता है, यानी द एल्केलॉइड फ्रॉम कॉल्चिसिकम और यानी ऑटमनेल ऑफ फैमिली लिलिएसी इंड्यूस्ड, यानी जो अल्केलॉइड जो प्राप्त होता है कॉल्चिसिकम यानी कॉल्चिकम ऑटमनेल जो कि लिलिएसी फैमिली का प्लांट है वो किस चीज़ को इंड्यूस्ड करता है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो आप याद रखिएगा ये पॉलीपोलाइडी को क्या करता है, इंड्यूस्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 60 में कि प्रथम निदानिक जीन थेरेपी किसके उपचार के लिए की गई थी, यानी द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज डन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, किस ट्रीटमेंट यानी किसका ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले क्लिनिकल जीन थेरेपी का प्रयोग किया गया था। वैसे देखिए ऑप्शन ए है एड्स के लिए, या ऑप्शन बी है सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए, ऑप्शन सी है कैंसर के लिए, या ऑप्शन डी है SCID के लिए। वैसे देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। वैसे ये एक 4 वर्षीय लड़की में यानी कि 4 ईयर के एक लड़की में एक कमी हो गया था एंजाइम का जिसका नाम है एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम, जिसको ADA के नाम से जाना जाता है। ये जो एंजाइम को पूरा करने के लिए यानी सबसे पहले क्या किया गया था, जीन थेरेपी किया गया था, जो कि ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा SCID जो डिजीज है इसी को दूर करने के लिए क्या किया गया था, इसकी आपूर्ति किया गया था ADA का, और किसके द्वारा, जीन थेरेपी के द्वारा। तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या होगा SCID। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कर रहा है कि तंबाकू के पौधे को कौन सा भाग मेलाइडोगाइनी इनकोग्निटा से संक्रमित होता है, फटाफट बताइए। तो विच पार्ट ऑफ टोबैको प्लांट इज इन्फेक्टेड बाय मेलोडी यानी मेलाइडोगाइनी इनकोग्निटा, फटाफट कमेंट करके बताइए। ऑप्शन ए है फ्लावर, ऑप्शन बी है स्टेम, ऑप्शन सी है लीफ और ऑप्शन डी है रूट। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो वैसे देखिए ये टोबैको के रूट को क्या करता है, संक्रमित करता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 62 में कि पहला क्लोन पशु है यानी फर्स्ट क्लोन एनिमल कौन सा है जिसको क्लोन करके बनाया गया था। तो आप देखिए फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है डॉली सीप, मॉली या पॉली सीप या डॉग, फटाफट कमेंट करके बताइए। नहीं जानते, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डॉली सीप जो है फर्स्ट क्लोन्ड एनिमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, शोर से अधिक होने पर ध्वनि प्रदूषण पैदा करता है। देखिए आपको पता है कि हमारा जो कान है ये 25 से 30 डेसिबल 25 से 30 डेसिबल साउंड को क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। इससे ज़्यादा होता है तो ये परेशानी उत्पन्न करता है। लेकिन कह रहा है कि शोर से अधिक होने पर यानी ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करता है, उसके लिए कितने ये डेसिबल होना चाहिए, तो 80 से एबव होना चाहिए। ये तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या होगा, आंसर ऑप्शन डी होगा राइट। 80 से 99 डेसिबल जो होता है ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करता है, और बाकी जो है वो भी तो प्रदूषण उत्पन्न कर रहा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषण उत्पन्न कौन करेगा, ये ऑप्शन डी वाला जो है 80 से यानी कि 99 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन जैव निम्नकरणीय प्रदूषक है, यानी ऐसे प्रदूषक यानी पोल्यूटेंट का नाम बताना है जो बायोडिग्रेडेबल है, जिसको माइक्रोब्स के द्वारा क्या किया जा सके, कुछ समय के बाद उसको नष्ट किया जा सके। तो देखिए ऑप्शन ए है पॉलीथीन, ऑप्शन बी है DDT, ऑप्शन सी है प्लास्टिक और ऑप्शन डी है सीवेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी सीवेज, यानी ये बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक विषैला कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ये बात आप जानते हैं, तो क्यों होता है यही बता देना है। क्वेश्चन का ऑप्शन क्या कर रहा है, इट डैमेज लंग्स यानी लंग्स को डैमेज करता है, इट फॉर्म्स एसिड विथ वाटर यानी यह जल के साथ अम्ल बनाता है, या इट अफेक्ट द नर्वस सिस्टम यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, या लास्ट ऑप्शन है इट रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन यानी यह हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन के जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जो क्षमता होता है उसको कम करता है। किसके कारण ये कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक विषैला होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर आपके अनुसार क्या लग रहा है,
वैसे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी यह हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के वहन क्षमता को क्या कर देता है, कम कर देता है। इसलिए आप याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 66 में आपको दिख रहा है, क्या कह रहा है, निम्नांकित में से कौन सा जल की शुद्धता के लिए प्रयुक्त होता है। फटाफट कमेंट करके बताइए। तो यानी जल की शुद्धता के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। ऑप्शन ए है स्पाइरोगाइरा, ऑप्शन बी है क्लोरेला, ऑप्शन सी है इकॉर्निया और ऑप्शन डी है बेगिएटोआ है। आपको ये ऑप्शन पता चल रहा है इसका सही आंसर, तो फटाफट कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इकॉर्निया, यानी इसको वाटर हाइसिंथ बोलते हैं, जलकुंभी, यानी इस जल की शुद्धता के लिए प्रयुक्त होता है। लेकिन एक बात याद रखेंगे कि ये जल से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को भी क्या करता है, ड्रेन करता है। इसके चलते इसको यानी कि बंगाल का आतंक भी बोला जाता है, क्योंकि कम समय में काफ़ी तीव्र गति से ये ग्रो करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपिएट नारकोटिक है। ओपिएट नारकोटिक कौन सा है, आप फटाफट कमेंट करके बताइए। फर्स्ट नंबर ऑप्शन दे रहा है कि LSD, ऑप्शन बी दे रहा है मॉर्फिन, ऑप्शन सी दे रहा है स्टिमुलेटेंट और ऑप्शन डी दे रहा है टोबैको। फटाफट कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए ये ओपिएट नारकोटिक की बात करेंगे, ये मॉर्फिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, DNA का मिथाइलेशन कहाँ होता है, यानी DNA इज मिथाइलेटेड एट, कहाँ पर वो मिथाइलेटेड होता है। तो इसके लिए देखिए आपको याद रखना होगा कि साइटोसिन पर ये मिथाइलेटेड होता है, इसलिए ऑप्शन ए कह रहा है ए रेसिड्यू, ऑप्शन बी दे रहा है टी रेसिड्यू, ऑप्शन सी दे रहा है सी रेसिड्यू और ऑप्शन डी दे रहा है बोथ ए एंड सी। तो वैसे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, DNA का प्रतिकृतिकरण होता है, यानी रेप्लिकेशन ऑफ DNA ऑकर्स इन, यानी ऑप्शन क्या दे रहा है 3x5 इन डायरेक्शन में, या ऑप्शन बी दे रहा है 5x3 इंड डायरेक्शन में, ऑप्शन सी दे रहा है बोथ 3x5 इंड एंड 5x3 इंड डायरेक्शन, ऑप्शन डी दे रहा है नॉन ऑफ दिस। तो फटाफट कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी DNA का रेप्लिकेशन जो होता है किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की ओर होता है। तो वैसे याद रखिएगा ये हमेशा ये 5 इंड से 3 इंड के डायरेक्शन में क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, और ये इस मॉडल सेट 2 का लास्ट क्वेश्चन है, आप इसको देखिए और समझिए और फटाफट कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट बता दीजिए। वैसे आप क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैसेंजर RNA, इसको शॉर्ट में mRNA बोला जाता है, यानी मैसेंजर RNA का निर्माण होता है, कहाँ होता है यही फटाफट कमेंट करके बताइए। ऑप्शन ये दे रहा है राइबोसोम में होता है, ऑप्शन बी दे रहा है न्यूक्लियस में, ऑप्शन सी दे रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में और ऑप्शन डी दे रहा है साइटोप्लाज्म में। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आया है तो आप क्या करेंगे, इसका सही आंसर पर टिक आउट करेंगे और अपने ओमार सीट में भरेंगे, इसके अलावा क्या करेंगे। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ये मैसेंजर RNA का निर्माण जो होता है वो हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस में होता है, और न्यूक्लियस में मैसेंजर RNA बनने के बाद से न्यूक्लियर पोर के द्वारा साइटोप्लाज्म में आ जाता है, और साइटोप्लाज्म में ये मैसेंजर RNA राइबोसोम से अटैच होकर प्रोटीन का निर्माण कराता है। तो प्रोटीन का निर्माण तो साइटोप्लाज्म में हो रहा है, लेकिन मैसेंजर RNA का निर्माण आपसे कोई पूछे या एक क्वेश्चन कह भी रहा है तो आप इसका राइट आंसर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। तो है ना आपके लिए ये ग्रेट इन्फॉर्मेशन, आप इस प्लेटफॉर्म से बहुत देर से जुड़े हुए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बहुत ही ये हेल्पफुल सिद्ध होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को लेकर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।